दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, किसानों के रेल रोको आंदोलन के आगे झुकी पंजाब सरकार, किसानों का कर्ज किया माफ। आपको बता दें कि पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए अब 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने राज्य के किसानों को रिझाने के लिए बड़ा फैसला किया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। 2 लाख रुपए की इस कर्ज माफी में ऐसे किसान शामिल होंगे जो 5 एकड़ तक की जमीन के मालिक हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चन्नी ने मौजूदा कर्ज माफी योजना के तहत 2 लाख रुपए तक के लोन की माफी के लिए 1200 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया है। धनराशि जारी करने से लगभग 1.09 लाख छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होने की उम्मीद है, जिनके पास 5 एकड़ तक की भूमि है। राज्य सरकार पहले ही 5.63 लाख किसानों का 4610 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर चुकी है। लोन माफी के अलावा संयुक्त किसान मोर्चा की एक और बड़ी मांग को स्वीकार करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब पुलिस की तरफ से उन किसानों के खिलाफ दर्ज सभी FIR 31 दिसंबर तक रद्द करने की भी घोषणा की है, जिन्होंने राज्य में केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध किया था। चन्नी ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 17 किसानों के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी के नियुक्ति पत्र भी सौंप दिए। आपको बता दें कि चन्नी ने पुलिस महानिदेशक को राज्य भर में कृषि कानून विरोधी आंदोलन और धान की पराली जलाने के मामलों में शामिल विभिन्न किसानों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी यानी FIR रद्द करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा भी की है कि सरकार 5 एकड़ भूमि पर एक नायब स्मारक भी निर्माण करेगी। आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब सरकार ने किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ कर दिया है। और ये बड़ी खबर, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से की चुनाव टालने की अपील। कहा, रैलियों में भीड़ पर लगाएं रोक। यहां आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए PM नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से यूपी चुनाव टालने और रैलियों पर पाबंदी लगाने का आग्रह किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों से कहा जाए कि वो चुनाव प्रचार TV व समाचार पत्रों के माध्यम से करें। प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि वो पार्टियों की चुनावी सभाएं व रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। जस्टिस ने कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने कहा कि दैनिक समाचार पत्र के अनुसार 24 घंटे में 6000 नए मामले मिले हैं और 318 लोगों की मौतें हुई हैं। उन्होंने कहा कि ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस भयावह महामारी को देखते हुए चीन, नीदरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, स्कॉटलैंड जैसे देशों ने पूर्ण या फिर आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपील की है कि तीसरी लहर को देखते हुए रैलियों पर पाबंदी लगा दी जाए और यूपी में होने वाले चुनाव को टाल दिया जाए। यदि आप भी चाहते हैं कि यूपी में होने वाले चुनाव को टाला जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, ओमिक्रॉन ने बढ़ाई टेंशन, कहीं नाइट कर्फ्यू तो कहीं लॉकडाउन। यूपी MP से लेकर तेलंगाना तक लगे प्रतिबंध। ये आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अब खतरा बढ़ता जा रहा है। कोविड और ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए देश के 2 राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। यूपी में शनिवार 25 दिसंबर से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रदेश व्यापी नाइट कर्फ्यू लागू होगा। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। वहीं तेलंगाना में स्वैच्छिक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। कोरोना के बढ़ते खतरे के चलते यूपी में अब शादी, विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। वहीं इस कार्यक्रम की सूचना आयोजनकर्ता को स्थानीय प्रशासन को देना होगा। मुख्यमंत्री ने हिदायत दी है कि बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करें और बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दें। सड़कों या फिर बाजारों में हर किसी के लिए मास्क अनिवार्य किया जाए और पुलिस बल लगातार गश्त करे। आपको बता दें कि इसके अलावा मध्य प्रदेश में बीती रात से ही नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। ओमिक्रॉन के नए लहर को देखते हुए तेलंगाना के लोगों में भी चिंता ज्यादा बढ़ गई है। इसी क्रम में वहां के एक गांव में स्वैच्छिक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के 122 नए मामले सामने आने के बाद देश में इस स्वरूप के मामले बढ़कर अब 358 हो गए हैं।
और एक बड़ी खबर, टाले जाएंगे विधानसभा के चुनाव, हेल्थ सेक्रेटरी से मीटिंग के बाद आयोग ले सकता है बड़ा फैसला। ये आपको बता दें कि चुनाव आयोग और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की 27 दिसंबर को बैठक होने की उम्मीद है। सूत्रों ने ये जानकारी दी है। इस बैठक में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को स्थगित करने की संभावना पर चर्चा की जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच चुनावी राज्यों में राजनीतिक रैलियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया है। अगर ये बैठक होती है तो ये काफी महत्वपूर्ण होगी और इस पर आग्रह चर्चा होगी। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति शेख कुमार यादव की खंडपीठ ने प्रधानमंत्री मोदी से आगामी विधानसभा चुनावों को स्थगित करने और राजनीतिक रैलियों और चुनाव अभियानों को रोकने पर विचार करने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि इस मीटिंग के बाद तय हो जाएगा कि चुनाव होंगे या नहीं। वैसे आपका क्या मानना है, क्या चुनाव होने चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, हिंदू और हिंदुत्व की टिप्पणी पर मचा सियासी घमासान, केंद्रीय मंत्री बोले राहुल गांधी नहीं है हिंदू। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा की गई हालिया टिप्पणी हिंदू बनाम हिंदुत्व पर उनके खिलाफ निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ए नारायण स्वामी ने कहा कि कांग्रेस नेता हिंदू नहीं है। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं वो ऐसी ही टिप्पणी करने लगते हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगातार भाजपा को निशाने पर लेते हुए हिंदू और हिंदुत्व के बीच में अंतर पर बात की है। राहुल गांधी ने अपने बयान में हिंदुओं को सहिष्णु और हिंदुत्व को मानने वालों को सत्ता का महत्वाकांक्षी दिखाने की कोशिश की है। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के फैफना इलाके में आयोजित एक सामाजिक सशक्तिकरण शिविर को बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब भी चुनाव आता है तब राहुल गांधी ऐसी टिप्पणी करने लगते हैं, लेकिन राहुल गांधी हिंदू नहीं है। राहुल गांधी के द्वारा किए जाने वाले हमले को खारिज करते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि उन्हें खुद पता नहीं रहता कि वो देश में क्या हो रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा राहुल गांधी हिंदू नहीं है। और बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा ऐलान, बोले यूपी में 300 से ज्यादा सीटों पर खिलाएंगे कमल। ये आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वर्ष 2019 में विपक्षियों का इससे भी बड़ा गठबंधन हुआ था, लेकिन वो भाजपा के विजय रथ को नहीं रोक सका था। इस बार भी प्रदेश में 300 से अधिक जगह पर कमल खिलेगा। जनता समझ चुकी है कि भाजपा के अधिक विकास किसी भी पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है। भाजपा की जन विश्वास संदेश यात्रा गुरुवार को बड़ौद पहुंची, जहां पर चौधरी चरण सिंह की जयंती के कार्यक्रम में जनसभा में परिवर्तित हो गई। स्थानीय जनता वैदिक कॉलेज में आयोजित जनसभा में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन से पहले चौधरी चरण सिंह को नमन किया। उन्होंने कहा कि विरोधियों को यह संदेश चला जाए कि बागपत भाजपा का था, भाजपा का है और भाजपा का ही रहेगा। सपा, बसपा व कांग्रेस वाले सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी को कोई नहीं रोक सकता। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा कर दिया है कि यूपी में एक बार फिर से 300 से ज्यादा सीटों पर कमल खिलेगा। और बड़ी खबर, यूपी चुनाव की सियासी पिच पर योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने झोंकी ताकत, लेकिन मायावती ग्राउंड जीरो से ही गायब। ये आपको बता दें कि देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य में बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में जुटी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और 4 बार राज्य की मुख्यमंत्री रही मायावती कहीं प्रचार के लिए जोर लगाती नहीं दिख रही। आखिर मायावती कहां हैं? इस चुनाव में उनकी या फिर उनके नेताओं की ज्यादा दिलचस्पी क्यों दिखाई नहीं दे रही? बीजेपी और सपा का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी, अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे पर हैं। सपा की ओर से अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी विजय रथ यात्रा पर निकल चुके हैं। मायावती अब तक चुनाव प्रचार पर नहीं निकल पाई। इसके जवाब में पार्टी नेताओं का कहना है कि वो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही प्रचार शुरू करेंगी। उससे पहले वे सारा होमवर्क कर लेना चाहती हैं। उन्होंने अपने नेताओं को बूथ मजबूत करने के आदेश दिए हैं। और ये बड़ी खबर, हंगामे के बीच कर्नाटक विधानसभा ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को दी मंजूरी, बैकफुट पर नजर आई कांग्रेस। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा ने विपक्ष के हंगामे के बीच कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित
कर दिया। विधेयक पास होने के बाद कर्नाटक सरकार के मंत्री अश्वत्थ नारायण ने कहा, ये एक बहुप्रतीक्षित विधेयक है जो समाज में सद्भाव पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक पारदर्शिता और जवाबदेही की सुविधा प्रदान करेगा। ये एक दूरदर्शी विधेयक है जो वर्तमान में सामना की जा रही कई चुनौतियों का समाधान करेगा। विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी कांग्रेस बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार के सामने बैकफुट पर नजर आई। बसवराज बोम्मई सरकार ने दावा किया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जब सिद्धारमैया बैठे तभी कांग्रेस पार्टी द्वारा इस कानून को लाने की शुरुआत की गई थी। सत्तारूढ़ खेमे ने सदन के समक्ष अपने दावे का समर्थन करने के लिए दस्तावेज भी रखे। इसके बाद कांग्रेस रक्षात्मक मुद्रा में दिखी। आपको बता दें कि अब नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया ने सत्ता पक्ष के दावे का खंडन किया। हालांकि बाद में विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय में रिकॉर्ड देखने के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सिर्फ मसौदा विधेयक को कैबिनेट के सामने रखने के लिए कहा था, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया था। उन्होंने कहा कि इस प्रकार इसे इनकी सरकार की मंशा के रूप में नहीं देखा जा सकता। आपको बता दें कि फिलहाल कर्नाटक विधानसभा से धर्मांतरण विरोधी विधेयक पास हो गया। और बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी पुलिस को दे डाली खुलेआम धमकी। बोले, योगी आदित्यनाथ के मठ चले जाने के बाद तुझे कौन बचाएगा। ये आपको बता दें कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में एक रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को खुलेआम धमकी दे डाली। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ असंसदीय टिप्पणी कर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी पुलिस के कर्मचारियों को खुली धमकी देते हुए कहा, मैं पुलिस अधिकारियों को याद दिलाना चाहूंगा कि उन्हें इस तथ्य को जानने की जरूरत है कि योगी आदित्यनाथ और PM मोदी हमेशा नहीं रहेंगे। हम मुसलमान निश्चित रूप से समय के लिए मजबूर हैं, लेकिन याद रखें कि हम आपके अत्याचारों को नहीं भूलेंगे। हम आपके अत्याचारों को याद रखेंगे। अल्लाह आपको अपनी शक्ति से नष्ट कर देगा। हालात बदलेंगे, फिर कौन आएगा तुम्हें बचाने। योगी अपने मठ चले जाएंगे और मोदी पहाड़ों पर चले जाएंगे, फिर तुम्हें कौन बचाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल ओवैसी के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने AIMIM प्रमुख को फटकार लगाते हुए कहा कि जब भी औरंगजेब और बाबर जैसे लोग देश में अत्याचार करने आएंगे, महाराणा प्रताप, शिवाजी, योगी और मोदी जैसा कोई भी व्यक्ति सामने आएगा। आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने यूपी पुलिसकर्मियों, PM मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ओवैसी की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। भाटिया ने कहा कि ओवैसी हैदराबाद के सांसद हैं और उन्हें असंवैधानिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि चुनाव आयोग ओवैसी की टिप्पणी पर संज्ञान लेगा और कड़ी कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि AIMIM ने उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में लड़ने की घोषणा की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।